जिस चांद को हम दूर से देखते हैं, वहां भारत का चंद्रयान 3 मिशन भेजा जा चुका है। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद से दुनिया भर में गैर मानव मिशनों की होड़ सी लग गई। चंद्रमा हमारी धरती का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जब धरती और ब्रह्मांड के इतिहास का अध्ययन करने की बात आती है, तो चंद्रमा एक खजाना है। चंद्रयान 3 अभियान से चांद के विषय में जानकारी और बढ़ेगी। इससे न केवल चांद के बारे में, बल्कि बाकी ग्रहों के विषय में भी भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता भी विकसित होगी। चंद्रमा पर पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास के साक्ष्य मौजूद हैं। हालांकि ये प्रमाण धरती पर होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं की वजह से मिट चुके हैं। चंद्रमा स्पेस में भेजे जाने वाले अभियानों की जोखिमों को कम करने और भविष्य के मिशनों की क्षमता बढ़ाने और रिसर्च करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उपस्थिति दर्ज करके इंसान को सौरमंडल के बाकी हिस्सों और उसके आगे का पता लगाने का मार्ग प्रशस्त होगा। 1998 में नासा के एक मून मिशन ने दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगाया था। नासा का मानना है कि हाइड्रोजन की मौजूदगी का मतलब है कि वहां बर्फ होंगे और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और गड्ढे यानी कि क्रेटर्स हैं। यहां सूरज की रोशनी भी काफी कम पड़ती है। कई सारे गड्ढे ऐसे हैं जो अरबों साल से अंधेरे में डूबे हैं, यानी कि यहां पर कभी भी सूरज की रोशनी पड़ी ही नहीं। यहां पर जमा पानी अरबों साल पुराना हो सकता है। इससे सौरमंडल के बारे में काफी अहम जानकारियां हासिल करने में मदद मिलेगी। अगर पानी या बर्फ मिल जाती है, तो इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि पानी और दूसरे पदार्थ पूरे सौरमंडल में कैसे घूम रहे हैं। उदाहरण के लिए, धरती के ध्रुवीय इलाकों से मिली बर्फ से पता चला है कि हमारी धरती का जलवायु और वातावरण हजारों साल से कैसे धीरे धीरे विकसित हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र यानी लूनर साउथ पोल में पानी के अणु पर्याप्त मात्रा में हैं, जो शायद अस्थायी रूप से छाया वाले गड्ढों में बर्फ के रूप में फंसे हुए हैं। भविष्य के मानव मिशन और चंद्रमा के संसाधनों के संभावित उपयोग के लिए पानी की उपस्थिति की खोज काफी जरूरी है। यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। यह अभियान चांद की बनावट को लेकर हमारी जानकारी में बड़ा इजाफा करेगा। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए यह अंतरिक्ष यान अपने साथ कई उपकरणों को ले जा रहा है, जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है, ताकि चांद के भूकंप के क्षेत्र को मापा जा सके। वैज्ञानिक इस तरह के प्रशिक्षण से चांद की सतह के तापमान और वहां के वातावरण के दूसरे तत्वों के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया। साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था, जो पूरी तरह से सफल नहीं रहा था। चंद्रयान 3 उसी का फॉलोअप मिशन है। जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर उतर नहीं पाया था, उन पर फोकस किया गया है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं, एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन की जिम्मेदारी भारत की रॉकेट वुमन के नाम से मशहूर डॉक्टर रितु कार्थियाल के कंधों पर है। इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर रितु कार्थियाल चंद्रयान 3 की मिशन डायरेक्टर हैं। करीब 4000 किलोग्राम भार वाले चंद्रयान 3 में एक लैंडर और एक रोवर लगा हुआ है। लैंडर का मतलब है वह अंतरिक्ष यान जो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और रोवर का मतलब वह अंतरिक्ष यान जो चांद की सतह पर घूमेगा। ये सब चंद्रयान 3 के ही हिस्से हैं। रोवर 14 दिन तक चंद्रमा की सतह पर एक्सपेरिमेंट करेगा, और यदि यह मिशन पूरी तरह से सफल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद
भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की उस सतह पर लैंड करेगा जिसके बारे में अब तक कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। ऐसे में इस हिस्से में लैंड करना कितना मुश्किल है। वैज्ञानिकों ने चांद के एक चुनौतीपूर्ण हिस्से को चुना है और इस हिस्से को कहते हैं लूनर साउथ पोल। इसकी खास बात यह है कि अब धरती से सीधे नजर रखना यहां पर मुश्किल है और इस इलाके में पानी और दूसरे खनिज पदार्थों के होने की काफी संभावना है। चंद्रयान 3 अभियान का लक्ष्य चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने का है। इसरो ने सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 को उतारने का प्रयास किया था चांद पर, लेकिन उस समय विक्रम लैंडर क्रैश हो गया था। पहला जोखिम यह है कि चांद पर जब आप कोई यान भेजते हैं तो पूरी तरह से इसका नियंत्रण कंप्यूटर्स के पास होता है। एक इंसान होने के तौर पर आप 4 लाख किलोमीटर दूर बैठकर उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करता है। दूसरी बात यह है कि चांद पर कोई जीपीएस नहीं है। जैसे हम धरती पर कोई गाड़ी चलाते हैं तो जीपीएस के माध्यम से कई जानकारियां हमें मिल जाती हैं। ड्राइवरलेस कारें जीपीएस तकनीक से ही काम करती हैं, लेकिन चांद पर यह काम नहीं करती। वहां आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां पर हैं, किस हिस्से में हैं और कितनी दूर हैं। इन सभी चीजों का अनुमान आपको ऑनबोर्ड सेंसर से लगाना है और इसमें 2-3 नई तरह की दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि चंद्रयान 3 में इन सभी चुनौतियों का ध्यान रखा गया है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट से चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका लॉन्च व्हीकल है। पहले इसको GSLV मैक 3 के नाम से जाने जाते थे। इसमें 3 चरण हैं। प्रथम चरण में ठोस बूस्टर, द्वितीय चरण में द्रव इंजन और तीसरे चरण में क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग होता है। इस प्रकार भारत को अपने भारी भरकम यान को अंतरिक्ष में स्थापित करने और बड़े अभियान को पूरा करने के लिए इस तरह की लॉन्च व्हीकल की जरूरत महसूस की जाती है। इसी को ध्यान में रखकर भारत ने लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि GSLV प्रक्षेपण यान का विकास किया है। हमारी धरती पर गुरुत्वाकर्षण चांद की तुलना में 6 गुना अधिक है। तो कम ग्रेविटी वाले इलाकों में अगर जब खोज किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट। उनके नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं। यहां तक कि माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स में मानव की कोशिकाओं के व्यवहार भी बिल्कुल अलग होते हैं। चंद्रमा पर नई नई खोजें, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और नए संसाधनों के उपयोग के लिए व्यवसायिक मौके भी मुहैया कराती है। यानी कि दूसरे देश भी आपके शोध से फायदा उठाने के लिए आपको धन देते हैं। चंद्रमा पर मिशन भेजने से साइंटिस्ट को पृथ्वी से परे ग्रहों और उपग्रहों के बारे में खोज का विस्तार और बसाहट का विस्तार करने में मदद मिलेगी।